हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म गुप्ता क्लासेस में। चलिए भाई, जैसे कि हम लोग कुछ क्लासेस में हम लोग हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। आज भी हम वही करेंगे। हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न है आप लोगों के सामने जो आपके आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अपभ्रंश जो शब्द है, अपभ्रंश का अर्थ बच्चों क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। अब इसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। भरत ने किया, पतंजलि ने किया, राजशेखर ने किया या भामह ने किया। तो भाई अब भरत ने किया है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले भरत ने किया है। भरत का मतलब क्या है, भरत मुनि ने किया है। ठीक है ना। चल, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ध्वनि मतलब कि वर्ण, ध्वनि का दूसरा नाम होता है वर्ण। बस फर्क इतना है, ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है और वर्णों को हम लोग लिख कर प्रेजेंट करते हैं। बस इतना सा फर्क है, दोनों हमारे सेम है। तो ध्वनि कह लो या वर्ण कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को, भैया मैंने आप लोगों को पहले बताया, दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है भाई, संधि कहलाता है। कैसे, जैसे कि यहां देख लो, विद्या प्लस आल्य। तो अब एक बात बताइए, विद्या में अंतिम वर्ण है आ का डंडा, विद्या शब्द में अंतिम वर्ण है आ, प्लस आल्य शब्द का अंतिम वर्ण है आ। तो भाई देखो, यही दोनों का जो विकार कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा संधि कहलाएगा। समझ में आ गया। ध्वनि के मेल, ध्वनि मतलब वर्ण, तो दो वर्णों का मेल, दो वर्ण कैसे कैसे कि विद्या का आ और आल्य का आ, यही दोनों वर्णों का मेल कहलाता है हमारा संधि। चल, नेक्स्ट है, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, दो एक जैसे व्यंजन, जैसे कि क है व्यंजन, ठीक है, इसी का पहले तो ये वाला रूप आए, फिर इसी का ये वाला रूप आ जाए, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है, संयुक्त नहीं कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा द्वित्व व्यंजन। संयुक्त वो होते हैं जिसमें एक जैसे भी मिल जाए, जिसमें अलग अलग भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, जब दो समान व्यंजन, समान मतलब एक जैसे व्यंजन, जैसे कि हमने शब्द लिख दिया दिल्ली, तो दिल्ली में ल एक व्यंजन है, पहले तो इसका रूप आ रहा है स्वर रहित और बाद वाला आ रहा है स्वर सहित आ रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, दिल्ली हो गया, पक्का हो गया, कच्चा हो गया, एक जैसे व्यंजन के दो रूप दिखाई दे, वहां कहलाता है हमारा द्वित्व व्यंजन। समझ में आ गया। चल, स्वर सहित व्यंजन है भाई, क्या है हमारा, स्वर सहित है। स्वर सहित मतलब स्वर के साथ। आधा लय है तो स्वर है ही नहीं इसमें, ये बड़ी ई है, ये तो पहले से ही स्वर है, और आधा में है, इसमें भी हमारा नहीं है। तो स्वर सहित व्यंजन है पूरा कै। ये ई को मत कहने लगना, ई भी तो स्वर सहित है, नहीं, ई तो स्वर ही है। स्वर सहित क्या होगा, स्वर ही है। स्वर सहित मतलब स्वर के साथ। नेक्स्ट है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें क्या कहा जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार, अयोगवा, अनुनासिक या अंतस्थ। तो अंतस्थ अनुस्वार जो होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो हम करते हैं नाक का प्रयोग। ठीक है, अयोगवा में क्या होता है, एक तो हमारा अनुस्वार आता है और एक हमारा विसर्ग आता है, जिसमें हम नाक और कंठ दोनों का प्रयोग करते हैं। अयोगवा में किसका प्रयोग करते हैं भाई, नाक प्लस कंठ दोनों का प्रयोग करते हैं। कंठ मतलब कि विसर्ग का प्रयोग। ठीक है, लेकिन अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है, तो अनु का अर्थ होता है मुंह, प्लस नासिक का अर्थ होता है नाक। तो मुंह और नाक का प्रयोग किसमें किया जाता है, अनुनासिक में किया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, नेक्स्ट है, रे से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो,
तो रे का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, हमें रे से पहले हमें स्वर रहित देखना है। स्वर रहित मतलब स्वर के बिना, और कोई भी व्यंजन हो जब वो स्वर के बिना होता है तो वो हमेशा आधा होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इनका वर्ण विच्छेद करके देखना है। भाई एक बात बताओ, ये आधा रे है, इससे पहले जो दे रखा है ध पूरा दे रखा है। अब इधर आ जाओ, प्राचीन ये वाला आधा रे है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आधा पे प्लस आधा रे प्लस आ। तो रे से यानी कि ये वाला रे और आ मिलके हो जाएगा रा, पूरा रा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला। तो रे से जो पहले वाला है वो अगर स्वर रहित आए तो ऐसे रूप दिखाई देगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट वाला रथ है, ये भी नहीं होने का है। राष्ट्र, तो भाई ये वाला जो नीचे वाला टै के नीचे जो लग रहा है ये भी तो आधा रे है, और आधे रे से पहले देखो आधा शय बन रहा है, यानी कि ये भी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी और डी, दोनों है हमारे। रे से पहले अगर कोई स्वर के बिना वाला व्यंजन दिखाई दे, आधा दिखाई दे, तो उसके रूप ऐसे बनेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चल, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी है। वाक्य में रेखांकित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप क्रमशः क्या होंगे। अब रेखांकित क्या है, इसमें मैंने पहली रेखा खींच दी, पूष और रात, इन दोनों, ये दोनों हमारे तद्भव शब्द हैं। अब इनका हमें तत्सम रूप बनाना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं आपको सिर्फ शब्द ही शब्द दे, वाक्य में रखकर भी आ जाते हैं। तो भाई पूस और रात, इनका देखना है। तो आपको पता है रात का होता है रात्रि, रात का होता है रात्रि, तो रात्रि चारों में ही रात्रि रात्रि दे रखी है, ठीक है। लेकिन हमें पूस का देखना है। तो भैया पूस का पुण्य नहीं हो, पुष्य नहीं होता, पुण्य नहीं होता, पौष होता है। पूस का जो होता है वो पौष होता है। पौष 2 में दे रखा और रात्रि भी 2 में दे रखे। अब आपको पता है रात्रि, ये बड़ी की मात्रा तो आती नहीं है रात्रि में, सीधी बात है, क्या आता है, छोटी की मात्रा। तो पौष रात्रि, पूस की रात मतलब पूस और रात को कहा जाता है पौष रात्रि। क्लियर हो गया यहां तक? चल, नेक्स्ट है हमारा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को क्या कहा जाता है। भाई हम किसी भी प्रत्यय का लोप कर दें, ठीक है, यौगिक शब्द बनता है प्रत्यय जोड़ के। द्विरुक्ति शब्द वो होता है जिस शब्द की रिपीटेशन होती है, ठीक है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के होता है। तो सामाजिक, सामाजिक नहीं, समासिक पद, समासिक पद, ठीक है, सामाजिक नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब यहां बोला है प्रत्ययों का लोप होने पर, यानी कि बिना प्रत्ययों के जो शब्द बनता है। तो राजा का पुत्र, पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, इन दोनों के योग से बन गया राजपुत्र। तो देखिए भाई ये प्रत्यय नहीं है, ये हमारे शब्द हैं। राजा का पुत्र, राजा प्लस पुत्र, ये दोनों हमारे शब्द हैं। इन दोनों शब्दों के मेल से बना राजपुत्र। तो प्रत्यय को जब हटा दिया जाए तो ये छोड़ दो, प्रत्ययों का लोप होने पर ये चीज छोड़ दो। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना एक स्वतंत्र शब्द क्या कहलाता है, तो वो समासिक शब्द कहलाता है। क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? भाई प्रत्यय जो हैं कभी भी समास में नहीं जुड़ते हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द हमारा तद्भव है, तद्भव का बताना है। पक्षी, पतन, पक्ष, पत्ता, पक्षी, पतन, पक्ष, पत्ता। तो तद्भव शब्द आप लोग भी बता देंगे इसमें, पत्ता। पत्ता जो होता है उसे हम बोलते हैं पर्ण, पर्ण बोलते हैं या फिर पत्री बोलते हैं, ठीक है। पत्ते को क्या कहा जाता है, पर्ण या पत्री कहा जाता है। चलिए, आज अमावस की रात है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का तत्सम रूप बताना है। यानी कि अमावस और रात ये दोनों हमारे तद्भव शब्द हैं, इनका अब हमें तत्सम रूप बताना है। तो सेम वही रात को कहते हैं रात्रि। अब एक बार बताओ, आपको नहीं पता अमावस कैसे लिखा जाता है, आपको नहीं पता, मैंने मान लिया, लेकिन आपको ये तो पता है कि रात्रि कैसे लिखा जाता है। तो सीधी बात है, रात्रि तो हमारा यही दे रखा है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अमावस्या और रात्रि।
क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ ऑप्शन ऐसे भी पता लगाए जाते हैं, अगर आपको नहीं पता, आपको एक इन दोनों में से आपको एक चीज का पता है कि भाई रात्रि ऐसे लिखा जाता है, तो चारों में देखना, तो रात्रि तो चारों में सिर्फ एक ही ऐसे लिखा हुआ है, तो उसी को राइट कर देना बस। चलिए, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। वाक्य में रेखांकित तत्सम शब्दों के रूप के तद्भव शब्दों के तत्सम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होगा? आषाढ़ और दिन ये हमारे तद्भव शब्द हैं, अब इनका हमें तत्सम रूप बताना है। सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो आषाढ़ और दिन, भाई दिन को आप लोगों को पता है कि दिन को क्या कहा जाता है बच्चों? दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिवस। अब दिवस देखो दो में दे रखा है, एक इसमें और एक इसमें, तो आषाढ़ क्या है भाई? आषाढ़ जो होता है वो तत्सम रूप क्या लिखा होता है? आषाढ़, ऐसे, ठीक है? आषाढ़ नहीं होता है, आषाढ़ होता है, ठीक है ना? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए, उपवाक्य और वाक्य में अंतर। तो भाई उपवाक्य और वाक्य में अंतर क्या होता है? कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल अंतर होता है। किसने कह दिया कोई अंतर नहीं होता है? वाक्य का स्वतंत्र प्रयोग होता है किंतु उपवाक्य का नहीं होता है। उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, वाक्य नहीं होते हैं। उपवाक्य सर्वथा वाक्य से अलग रहता है? नहीं। देखो भाई, वाक्य का स्वतंत्र प्रयोग होता है और उपवाक्य का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपवाक्य हमेशा वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वाक्य वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, ठीक है? तो उपवाक्य मीनिंगलेस होते हैं, वाक्य मीनिंगफुल होते हैं। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, कि वाक्य स्वतंत्र होते हैं, उपवाक्य नहीं होते हैं। कीट का तद्भव रूप है। कीट शब्द है हमारा तत्सम, अब इसका हमें तद्भव रूप बताना है। ये तो आप सभी बता देंगे, कीट का होता है हमारा कीड़ा। राम ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया, वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? राम ने लंका का राज्य, ये तो हमारा कर्तृवाच्य है, ठीक है? इस पूरे में हमारा है कर्तृवाच्य। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस तरीके के वाक्य जो है बदलने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। अब इसे ही हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य की मैंने सबसे अच्छी पहचान बताई थी कि कर्ता के बाद आप द्वारा या के द्वारा का प्रयोग कर देना, द्वारा या के द्वारा, के द्वारा। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। विभीषण को लंका का राज्य राम से प्राप्त हुआ। राम ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। राम के द्वारा लंका का राज्य विभीषण को दे दिया गया और राम ने लंका का राज्य विभीषण को दिया होगा। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, राम के द्वारा। तो कर्ता के बाद जब भी द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है तो वहां आता है कर्मवाच्य, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वाक्य चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। इस वाक्य को हमें मिश्र वाक्य बनाना है। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, इसमें इस वाक्य को हमें मिश्र में बनाना है। तो मिश्र वाक्य की पहचान मैं आपको बताती हूँ। चोर के पास उसके बचाव का कोई उपाय नहीं था, गलत है। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल सही है हमारा की। छोटी की मात्रा वाला जो की होता है वो हमेशा मिश्र वाक्य में आता है। जो, की, वह, यह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, है ना? ये जो शब्द होते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। तो छोटी ई की मात्रा वाला जो की होता है वो हमेशा जोड़ने वाला होता है, ठीक है? बड़ी ई की मात्रा वाला तो कहीं भी आ जाता है, लेकिन छोटी की मात्रा वाला जोड़ने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। बाकी नीचे वाले दो में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। प्रगति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रगति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो बताने की जरूरत नहीं। प्रगतिशील, प्रगतिदार, प्रगतिवान, प्रगति वाला ना, प्रगतिशील करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पे होता है? तो भैया वाक्य का वर्गीकरण हमारे दो आधार पे होता है, ठीक है? एक तो हमारा होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है? और एक होता है हमारा रचना के आधार पे।
अर्थ के आधार पे वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, रचना के आधार पे वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यानी कि सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें आ प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा सुता। सुत का हो गया सुता, ठीक है। सुता जो है बहन का हमारा पर्यायवाची होता है सुता, ठीक है। चलिए, पित्राज्ञा का सही संधि विक्षेत्र है पित्राज्ञा, तो पित्र प्लस आज्ञा, तो पित्र हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे वाला नहीं लिखा जाता, ये चीज याद रखना। पित्र हमेशा ये वाला नहीं लिखा जाता, कौन सा लिखा जाता है? ऊपर वाला लिखा जाता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे री का मेल यानी कि पित्र में री है और प्लस आ हो गया, तो पित्र का मेल जब भिन्न स्वर से हो जाए तो वो र में बदलता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है? यानी कि हमारा ये जो शब्द है उनमें बे उपसर्ग लगकर कौन सा अनुचित है, यानी कि कौन सा हमारा गलत है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे, कोशिश करो जल्दी से। बेफिक्र है, बेफिजूल है, बेचारा है, या फिर बरो कटोक है? बेरो कटोक है, बरो नहीं बेरो कटोक है, ठीक है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। भाई बेफिक्र बिल्कुल सही है। बेफिजूल, अब एक बात बताओ, मैं अगर ये बोलूं कि भाई फिजूल की बातें मत करो, मैं बोल दूं फिजूल की बात मत करो, या मैं बोल दूं बेफिजूल की बात मत करो, बात तो सेम ही है। मैं बोलूं फिजूल की बात मत करो तो फिजूल का मतलब होता है बेकार की बात मत करो। मैं आपसे बोलूं बेफिजूल की बातें मत करो तो बेफिजूल का मतलब भी तो बेकार होता है। तो फिजूल और बेफिजूल दोनों हमारे एक ही बात होती है। तो बेफिजूल शब्द के आगे कभी भी बे का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। बढ़े आगे की ओर। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि के ए प्लस ए का नियम लगा है? क्रमानुसार, तो क्रम प्लस अनुसार, ठीक है जी। न्यायाधीश, न्याय, अच्छा नहीं हुआ है पूछा है, न्याय प्लस अधीश, इसमें पूछा है कौन सा पालन नहीं हुआ। अब देखो ये नहीं जो है मेरी भी नजरों से तो बच गया, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ क्वेश्चन जो है आराम आराम से पढ़ना, एग्जाम में कोई कहीं की जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि नहीं जो शब्द है ना यही आंखों से बच जाता है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। अनाभाव, तो अन प्लस अभाव, भोजन प्लस आल्य। तो भाई देखो इसमें क्या पूछा गया है हमारा कि ए प्लस ए का मेल नहीं हुआ, ए प्लस ए का मेल नहीं हुआ, तो क्रम का ए, अनुसार का ए, न्याय का ए, अधीश का ए, अन्न का ए, अभाव का ए, भोजन का ए, लेकिन आल्य का आ, तो यानी कि सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया यहाँ पर? ए प्लस ए का मेल जो है वो हमारा दीर्घ संधि में आता है। चलिए, मात्र आज्ञा में प्रयुक्त संधि है मात्र प्लस आज्ञा, तो री का मेल हमने ऐसे करा था, पित्राज्ञा का याद आया, मात्र आज्ञा में मात्र प्लस आज्ञा, तो री का मेल हमने किससे करा था? आ से करा था, तो वो बदल गया था, रै में बदल गया था। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा हमारा कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, यण है या फिर वृद्धि है? तो इसमें हमारी यण संधि है, ठीक है। बढ़े आगे की ओर। चलिए, निश्चय करने पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? रेखांकित शब्द में संधि बतानी, यानी कि निश्चय शब्द में संधि बतानी है। तो निश्चय शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो टूटेगा निहि प्लस च्य,
निहि प्लस च्य, इस विसर्ग की जगह जो है आधे शय का प्रयोग हो जाता है, यानी कि निश्चय। इस विसर्ग के स्थान पे किसका प्रयोग हो गया? आधे शय का प्रयोग हो गया, तो इसमें हो गया हमारी विसर्ग संधि। निश्चय में कौन सी संधि है भाई? विसर्ग संधि। चल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए प्लस ए का उदाहरण नहीं है? ए प्लस ए से बनता है हमारा आई, ठीक है, और इस वाले आई की होती है दो मात्राएं, तो दो मात्राएं देखो नीचे वाले तीनों पर है, ऊपर वाले एक पे नहीं है, ठीक है। मतैक्य, तोड़ के एक बार हम तोड़ के भी देख लेते हैं। मत प्लस ऐक्य, तथैव, तथा प्लस एव, तत्रैव, तत्र प्लस एव। तो इसमें पूछा है ए और ए का उदाहरण नहीं है, तो देखो भाई ए सब में आ रहा है, लेकिन बच्चा क्या हमारा? महेंद्र, तो महा प्लस इंद्र, महेंद्र का हो जाएगा। यहाँ पे आ प्लस ई का मेल हो रहा है, यानी कि महेंद्र हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विकल्प बाकी तीनों में से पूरी तरीके से अलग है? ठीक है, कमल, चमेली, जाम, जूही। भाई कमल का भी फूल होता है, चमेली का भी फूल और जूही का भी फूल, लेकिन जाम शब्द का कोई फूल नहीं होता है, तो इसका अर्थ है यही हमारा बिल्कुल अलग है इससे। नेक्स्ट है, कलधौत, रूपक, रजत शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के, चांदी के, सूर्य के या स्वर्ण के? तो कलधौत, रूपक या रजत ये हमारे चांदी के हैं पर्यायवाची। किसके हैं भाई? चांदी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विषम है, यानी कि इन चारों में कौन सा शब्द हमारा अलग है? हाथी, वेल, खरगोश, शुतुरमुर्ग। तो भाई देखो, हाथी भी जमीन पर है, खरगोश भी जमीन पर है, शुतुरमुर्ग भी जमीन पर है, लेकिन ये वेल जो है ये हमारी पानी में ही तो रहती है, जमीन पे तो नहीं आती। मछली तो है, पानी में रहती है। नेक्स्ट है, अर्जुन का पर्यायवाची बताना है। धनंजय, गुणाकेश, गांडीवर, धर, सुरेश। नेक्स्ट है धनंजय, पार्थ, कौंतेय या गुणाकेश। फिर सी है हमारा धवल, अवनीश, पार्थ, धुरंधर। फिर डी है हमारा गुणाकेश, धर्मराज, निशंगी या फिर यसु। तो इसका सही आंसर है, अर्जुन के जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है हमारा धनंजय, पार्थ, कौंतेय या फिर गुणाकेश। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है, हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है। हथौड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अयोग, अयोग्र, अयोधन या फिर अनस। तो इसका सही आंसर है अनस। अनस जो है हथौड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। आत्मा का पर्यायवाची नहीं है। प्रकटन, क्षेत्रज्ञ, चैतन्य या फिर जीव। तो प्रकटन जो है वो हमारा आत्मा का पर्यायवाची नहीं होता है। इन पर्यायवाची को जो अभी तक मैं करा रही हूं याद करते चलना, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं होता कौन सा पर्यायवाची आ जाए, ठीक है ना। चलिए, क्षमा का अर्थ एक तो माफी होता है, भाई ये तो आप सभी को पता है, क्षमा का अर्थ माफी होता है, लेकिन क्षमा का एक और अर्थ होता है, यानी कि क्षमा जो है वो हमारा अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। तो पृथ्वी, बादल, जोड़ या अमृत। तो क्षमा का अर्थ माफी तो होता ही होता है, एक क्षमा का अर्थ होता है हमारा पृथ्वी। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। चिल्लाहट, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाना प्लस आहट, तो आहट इसमें प्रत्यय है। क्लियर हो गया? दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। सेम वही, डिबिया में तो डिब्बा प्लस इया, तो इया प्रत्यय है इसमें, बी ऑप्शन, ठीक है ना। देखो भाई, आप लोग ये सोच रहे होंगे मैम डिब्बा कैसे हो गया जब यहाँ पे डिबी या दे रखा है, तो डिबी प्लस या नहीं बेटा,
प्रत्यय हमेशा मीनिंगफुल शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो देखो डिबी का तो कोई अर्थ नहीं होगा, अगर मैं डिबी प्लस या को अलग करूं तो डिबी का अर्थ नहीं होगा, लेकिन डिब्बे का अर्थ होगा। ठीक है, तो प्रत्यय हमेशा मीनिंगफुल शब्द के साथ जुड़ते हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो है हमारा आच, ए, आ या आ। बताइए जल्दी से, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर मैं बोलूं आ प्लस छादन, ए प्लस छादन या आच प्लस आदन, तो भाई क्या होगा? आ प्लस छादन, यानी कि इसमें जो उपसर्ग है वो है हमारा आ उपसर्ग है। ठीक है, चल नेक्स्ट है आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ प्लस मरण, यानी कि आ इसमें उपसर्ग है हमारा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा मतलब होता है वितृष्णा। ठीक है, तृष्णा मतलब वितृष्णा। सुप्त का विरोधार्थी शब्द है, सुप्त का विलोम शब्द है जागृत। ये तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, जागृत या जागरण मतलब जगना, सुप्त मतलब सोना। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।